अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और है जना बड़ा अहम दिन सुबह का, यानी हफ्ते के रोज़ होने जा रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन ठीक एक दिन पहले कौन एकदम मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुआ, और अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्या है, और मुमकिना तौर पर इस वक्त यहाँ आने का वो क्या एक एम हो सकता है, इसके ऊपर आज व्लॉग में बात करूँगी। फिर PMLN जो मुश्किलात से दो चार है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ जनाब बात करेंगे PTI के उन वर्कर्स कन्वेंशन की जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं KP में। और वहाँ पर अब जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको कि सूरत हाल कुछ पॉलिटिकली हमें एक डायनामिक अंदाज से PTI वहाँ पर गेन करती हुई नज़र आ रही है, कुछ मोमेंटम पकड़ रही है, तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और लास्टली बात करेंगे 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पर जो पुलिस ऑफिसर साहिबा हैं अनूश मसूद साहिबा, वो इस वक्त मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में अपना मौक़िफ़ भी दे रही हैं, और इस हवाले से जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके बारे में आगाह भी कर रही हैं। तो थोड़ा उसको भी पोस्टमार्टम करेंगे, जायज़ा लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं, क्या हुआ जी अचानक एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के एक दिन पहले। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाकायदा एक प्लान ये नज़र आ रहा था कि बैट ले लिया जाए PTI से वापस। बैट से खौफ है एक, और ये खौफ बड़ा बजा है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इमरान खान ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हों या ना लड़ रहे हों, उनके जो मेच्योर पार्टी लीडर्स थे, इलेक्टेबल्स थे, जो उनके पार्टी के हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान थे, वो भले उनके टिकट पर नहीं भी लड़ रहे, उन्हें छोड़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस बात के ऊपर मुस्तर नज़र आए कि इमरान खान साहब का टिकट जिसके भी पास होगा, बैट का निशान जिसके भी पास होगा, वो जाके मोहर लगा आएंगे, भले वो कोई भी शख्स हो। तो अब इस खतरे के पेश नज़र इस बात को तय किया गया कि किसी तरह बैट ले लिया जाए, और फिर जो आपने देखा सारा एक मामला बनाया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार दिए गए, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुश्किल में डाला गया कि बहुत कम टाइम में वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। और इसका एक मकसद ये भी था कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन ना रहें। उसमें तो वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इमरान खान साहब अब बतौर चेयरमैन इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन उन्होंने अपना एक उम्मीदवार ज़रूर नामज़द कर दिया है, गौहर खान साहब। और गौहर खान साहब को ज़ाहिर है जब इमरान खान की सपोर्ट हासिल है तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी PTI उन्हीं को सपोर्ट करेगी, तो इस तरह से वो बासानी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि फिर एक दिन पहले हुआ क्या। अकबर एस बाबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी बानी रुकन थे, बार बार वो PTI के लिए कुछ ना कुछ मसाइल खड़े करते रहते हैं। इससे पहले फॉरेन फंडिंग का जो केस था इलेक्शन कमीशन में, वो भी उन्हीं की दरख्वास्त थी बुनियादी तौर पर। और इसके अलावा भी कई दफ़ा वो आकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को तनकीद का सामना करना पड़े, या मुश्किलात का सामना करना पड़े, या कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़े। तो कहने को वो PTI के रुकन थे, लेकिन आज तक उन्होंने PTI का फ़ायदा क्या किया ये कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमेशा हमने तो उनकी यही पहचान या तारुफ देखा है कि वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा से बागी ही है पार्टी से, और जब भी उसने सर उठाया है, जब भी वो नमूदार हुआ है अचानक से, तो वो सिर्फ कोई अच्छे मकसद के लिए पार्टी के लिए नहीं आया सामने, बल्कि उसने सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज भी हमने देखा कि जनाब शाम 5 बजे अचानक से वो नमूदार होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर आकर वो चंद लोगों के साथ दाखिल होते हैं, और कहते हैं, वहाँ पर वो मीडिया टॉक करते हैं, वीडियो बनाते हैं प्रॉपर, और बताते हैं कि जी आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि क्योंकि कल हो रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो हम इस सिलसिले में तरीक़ाकार को देख सकें, जांच सकें, कागजात नामज़दगी हासिल कर सकें, या इवन शायद जमा भी करवाए हों उन्होंने, और ये सारा प्रोसेस जो है हम देख सकें। और उन्होंने बताया खुद कि मैं 13 साल बाद आज इस मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में आया हूँ। तो अब उनकी सारी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनके जो इरादे हैं वो कुछ इतने नेक नहीं लग रहे, और शायद मेरा ख्याल अब अंदाज़ा ये कह रहा है कि ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है, और इसका अगेन मकसद वही है कि अगर PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी जाए, गौहर साहब बन भी जाएं चेयरमैन,
और उसके बाद बैट का निशान देना भी पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन के लिए, तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ अपने हाथ में एक तलवार रखी जाए कि जिसको किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सके। वो इस तरह के, अगर अकबर एस बाबर साहब आज की ये सारी एक कार्रवाई के ऊपर और कल जिस तरह से इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर बाद में जाकर कोई भी दरख्वास्त दायर कर सकती है इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी, और वहाँ जाके चैलेंज कर सकते हैं कि जी ये जो सारे इंतखाबात हुए हैं ये सही तौर पर नहीं हुए और इन्हें कलअदम करार दिया जाए। तो वो कोई भी इस तरह का बहाना बनाकर दोबारा इस सारे इंतखाबी अमल को कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं। और अगर ये वाकई मकसूद हुआ कि नहीं जी इनको फिर भी बैट नहीं देना, तो फिर इस सूरत में हो सकता है कि दोबारा से यही कार्रवाई की जाए और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर या कोई इस किस्म का ऑप्शन हाथ में रखा जाए कि जिसकी वजह से बैट का निशान पीटीआई के उम्मीदवारों को ना मिल सके। तो ये एक खदशा बहरहाल मौजूद है कि मुमकिन तौर पर अकबर एस बाबर साहब की जो इस वक्त एंट्री है वो कोई खैर का निशान नहीं है, और बज़ाहिर ये लगता है कि वो फिर कोई दोबारा से कंट्रोवर्सी जनरेट करना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि जब भी कभी वो नमूदार हुए, मंजर आम पर आए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए हैं जिससे पीटीआई के लिए मसाइल खड़े हों। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनका एक ख़ास यहाँ पे इस टाइम पे एक्टिव होना कोई ख़ास मकसद है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि जी कोई कागजी कार्रवाई की गई वगैरह वगैरह, कुछ भी उसका बहाना बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या इससे कोई पीटीआई को फ़र्क पड़ रहा है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी जो भी कुछ किया गया पीटीआई के अगेंस्ट, उससे पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ा। ख़ास तौर पर अगर केपी की बात करें तो यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल स्पेस हासिल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोमेंटम पकड़ रही है, लोग भी हिम्मत पकड़ रहे हैं, खौफ के बुत तोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि लीडर कोई यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, बज़ाहिर कोई भी हल्के का जो मशहूर मारूफ सियासतदान है वो वहाँ पर जलसे में, कन्वेंशन में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का जो भी वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो खुद अपने आप में एक लीडर बन चुका है और वो बगैर किसी लीडर के इंतज़ार किए या कॉल किए अपने तौर पर बाहर निकलने के लिए बेचैन है। यही वजह है कि कोई भी वर्कर कन्वेंशन कर रहा है, चाहे वो किसी तहसील की सतह का कोई नुमाइंदा आकर खिताब करता है या वो इवन कुछ जगहों पे तो खैर शेर अफजल मरवत साहब ने खुद खिताब किया है, लेकिन आप हर जगह पर अगर उनकी गैदरिंग देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि जो वर्कर है वहाँ पे बिल्कुल चार्ज्ड है, वहाँ का माहौल एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल जो है हमें नज़र आ रहा है। और लोगों की जो आंखें हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी नारेबाजी है, ये सब चीज़ें पता दे रही हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है अगर इसको होने से रोका गया या जो अवाम की इस वक्त राय एक सोच के ऊपर खड़ी है अगर उसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश की गई तो फिर यहाँ से कोई खैर की खबरें नहीं आने वाली हैं। ये बहुत एक क्लियर जो इंडिकेशन है वो हमें केपी में नज़र आ रही है। मैं बार बार इसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। आज भी तख्तबाई में कन्वेंशंस थे, मर्दान में, बन्नू में वर्कर्स कन्वेंशन थे, बुनेर में 3 मुख्तलिफ जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन थे और आप हर जगह के वर्कर कन्वेंशन के वीडियोज़, मनाजिर और जो पिक्चर्स हैं वो देखें, आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। यानी बाकी शायद पार्टीज़ उस तरह के जलसे नहीं कर पा रही हैं जैसे उनके वर्कर्स कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई का वर्कर कितना चार्ज्ड है इस वक्त, और इसकी एक वजह भी है कि जिस तरीके से उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, जितना दबाया गया है, अब वो उतनी ही तवानाई के साथ, उतनी ही ताकत के साथ बाउंस बैक करने के लिए तैयार खड़ा नज़र आता है। तो अब वो एक बड़ा आसान सा है ना, उसका फोर्स का जो एक न्यूटन का लॉ है कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है और वो उतना ही इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ये उसी किस्म की इस वक्त जो हमें सिचुएशन है वो नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई में। अब अगला जो इसमें एक चैलेंज है वो ये कि क्या ये सारा जोश जज्बा पंजाब और दीगर शहरों में भी हमें कन्वर्ट होता नजर आएगा या नहीं। वहाँ जाकर शेर अफजल मरवत साहब को क्या यही सपोर्ट मिलेगी और वहाँ के जो मकामी लीडर जो कुछ भी बाकी हैं और जो तहसील सतह के या जो लोग बाहर हैं थोड़े बहुत, वो क्या लोगों को इस तरह से बाहर निकाल सकेंगे? क्या यहाँ पर जितनी स्पेस एटलीस्ट केपी में मिली है क्या इतनी भी मिल सकेगी? तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो आइंदा आने वाले हफ्ते में और चंद दिनों में काफ़ी क्लियर होकर सामने नज़र आएंगे और उससे फिर मज़ीद अंदाज़ा हो सकेगा चंद सवालात का कि क्या वाकई ही पीटीआई के पास बैठ रहेगा या नहीं, वाकई ही इलेक्शन हो रहे होंगे या नहीं, वाकईतन हमें नज़र आएगा कि पीटीआई के लिए कोई स्पेस बनेगी या नहीं। तो बहुत सारे सवालात इस बात से आगे
जुड़े हुए होंगे। तो इस पर हमें ज़ाहिर है कि नज़र रखनी होगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी ये बात कर रहे थे कि बैट का निशान हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी निशान इमरान खान साहब को दिया जाएगा लोग उसको आकर वोट कर सकते हैं। बैट का निशान कोई हमें इतना मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली समझें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने कुछ दिन पहले भी थोड़ा इस पर बात की थी कि असल में जो आप लोग हैं जो टीवी चैनल्स देखते हैं या सोशल मीडिया पर हैं या ट्विटर अकाउंट एक्स हैंडल चलाते हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो मैसेज पहुंचाना चंद सेकंड्स का काम है। लेकिन हर जगह और जो बहुत बुज़ुर्ग शहरी हैं या बिल्कुल दूर दराज इलाकों के बसने वाले हैं जिन तक कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं है, तो वहाँ तक बहुत कम दिनों में किसी नए निशान के लिए पैगाम पहुँचाना, और फिर पैगाम पहुँचाने वाले भी अगर अंदर बंद पड़े हों बेचारे जेलों में, तो उस लेवल की एक कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उस निशान के बगैर सरवाइव करना। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई अब मैंने पीटीआई को वोट डालना है। अभी तो किसी को नहीं भी पता है कि उम्मीदवार कौन है, तो उसको ये पता है कि अगर मैंने पीटीआई को वोट डालना है या मैंने इमरान खान को वोट डालना है तो मतलब मैंने बैट को मोहर लगानी है। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो फिर बहुत एक कन्फ्यूजन फैल जाती है आमतौर पर लोगों में, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर बड़ी तेज़ी से। ऐसा अगरचे हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी निशान चेंज किया गया था। पहले उनका इंतखाबी निशान तलवार हुआ करता था, बाद में फिर उन्हें तीर दिया गया। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर तो उसमें कुछ आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाए कम्युनिकेट करने के लिए तो फिर तो बात बन सकती है, अदरवाइज थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। PMLN भी कुछ मुश्किलात का शिकार है। कोशिश उनकी और ख्वाहिश ये थी कि PTI टूटे, PTI में फूट पड़े, और बड़े मज़े भी ले रहे थे। लेकिन इनके अपने अंदर से भी हमें मुख्तलिफ आवाज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि सब वहाँ पे भी मामलात बहुत अच्छे नहीं चल रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका तो एक जो नज़रियाती भी इख्तिलाफ हुआ है कायदीन के साथ, वो भी अपनी जगह है। और उसके साथ साथ अब वो वैसे भी ज़ाहिर है पार्टी की सियासत पर या उस तरह से पार्टी टिकट पर इंतखाबी सियासत भी नहीं कर रहे, तो वो तो एक अपनी जगह मामला था ही। अब हम ये भी देख रहे हैं कि टिकट्स के मामले के ऊपर भी कुछ खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि जो नए लोग आए हैं उनको अपनी एक लगन है कि उन्हें टिकट मिले, और जो पुराने लोग हैं हल्के के उनका अपना एक है असर रसूख, और वो चाहते हैं कि वो टिकट हासिल करें, वो पुराने वर्कर्स हैं। और इसी तरह से जो एक ज़ात बरादरी और ये सब चीज़ें और फिर सिफारिशें और सब कुछ देखते हुए भी टिकट्स के ऊपर काफ़ी जो हैं वो अभी मामलात अंदर खाने चल रहे हैं। एक लड़ाई हमें बैरिस्टर दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की भी देखने को मिल रही है। दानियाल अजीज़ साहब का मानना है कि जो ये महंगाई की लहर थी 16 महीने PDM की गवर्नमेंट की, उसमें बेसिकली इसकी जिम्मेदारी आयद होती है एहसन इकबाल साहब पर। उनको चाहिए था कि वो मामलात को देखते और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाते, और उन्होंने इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल रही। और वो समझते हैं कि अब उनकी नाअहली की वजह से पूरी PMLN को लोगों के लिए कैंपेन करना, उनके पास जाना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग महंगाई की वजह से इतनी नफरत कर रहे हैं कि उनके लिए कैंपेन चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि महंगाई बिल्कुल इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं इसको कोई छोटा फैक्टर नहीं समझती। लेकिन बिलीव मी, इस वक्त सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है। इस वक्त महंगाई के साथ साथ बहुत बड़ा फैक्टर खुद PMLN की सियासत का है। जो नज़रिए को बर्बाद करके उन्होंने की है उसका उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील बनाई, फिर जिस तरह से मियाँ साहब वापस आए हैं और थ्रू आउट जिस तरह से एक विक्टिमाइजेशन हुई है लोगों की, ये सब चीज़ों ने उनके खिलाफ एक नफरत पैदा की है। महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर सके, या महंगाई बहुत बड़ी उनके दौर में, वो तो एक चीज़ है ही थी, लेकिन उसके अलावा भी जो उन्होंने सियासत की है उसको भी कोई काबिल कदर निगाह से नहीं देखा जा सकता, और यही वजह है कि लोग मुतनफ़िर हैं। लेकिन बहरहाल अब वो आपस में बयानबाजियाँ कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ टिकट के वसूल के मामलात के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जी एहसन इकबाल साहब परफॉर्मेंस में कमी रही उनकी, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो अब ये खिचड़ी उनके अपने भी घर में पक रही है, जो कि कल PTI को बातें सुना रहे थे। अब लास्ट में आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि जो 9 मई के मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशंस आजकल मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, और मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं वो इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो SP अनूश मसूद साहिबा हैं, जो बहुत हद तक इस मामले को देख भी रही हैं, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इसका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रही हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी तरफ से
जो गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप उनकी जो गुफ्तगू है या उनके जो जवाबात हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। जो भी उनसे सवाल कर रहा है वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके पास उसके कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक जवाब नहीं होते। मे बी उसकी एक वजह ये है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी टीवी के ऊपर बैठ कर डिस्क्लोज ना करना चाहती हूँ, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म के शवाहिद नहीं हैं, और ऐसा भी लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि बड़ी एक बायस्ड ओपिनियन के साथ वो आती भी हैं टीवी पर और बायस्ड किस्म के नज़रिए के साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं। जैसे एक होता है ना कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसके गिर्द पूरा वो बिल्ड करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने खुद से अपने जहन में एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है और उसी के साथ वो पूरा केस जो है वो बिल्ड करती नज़र आ रही हैं, जबकि उनके पास उसके हवाले से रेलिवेंट शवाहिद या सबूतों की भी कमी नज़र आती है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब में वो कह देती हैं कि जी उनके पास ट्वीट्स हैं, इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पर तकारीर हैं, जिससे लगता है कि जी एक प्रॉपर वेल प्लान्ड किस्म की कार्रवाई थी और ये बड़े अरसे से की जा रही थी प्लानिंग, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी फॉरेंसिक करवाया गया है और ये सारे मामलात। तो वो इस तरह से इसको डॉट्स को कनेक्ट करती नज़र आती हैं, लेकिन अगेन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी तक आंसर लेस हैं इस बारे में। अगेन मैं फिर वही बात कहूँगी कि अगर ये एक प्री प्लान्ड किस्म का अटैक था तो इमरान खान साहब ने बड़ी ही कोई इल प्लानिंग की है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत फ्लॉज नज़र आते हैं फिर तो इसमें। यानी ये कैसी 1.5 साल से प्लानिंग हो रही थी कि इतने कम लोग वहाँ पर गए और जिनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान था, यानी इतने वो यानी अनप्रिपेयर्ड होके गए कि उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सके और उनको आराम से पकड़ा भी जा सके, और वो इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। मतलब आप बकौल अनुज साहिबा इदारों पर हमला करने जा रहे हैं और आप के पास तो कोई हथियार तक नहीं है, यानी आपको मालूम है कि आगे से आपको रिएक्शन कोई भी आ सकता है, आपके ऊपर गोलियां चल सकती हैं, आपके ऊपर शेल्स फायर किए जा सकते हैं, आपके ऊपर टीयर गैसिंग की जा सकती है। लेकिन वहाँ पर जो लोग एहतजाज के लिए जा रहे थे उनके पास तो कोई शील्ड्स ऐसी नहीं थी जिससे उन्होंने कोई बचाना था अपने आप को, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। कुछ लोगों के पास कुछ डंडे ज़रूर थे, लेकिन अदरवाइज़ किसी के पास तो कोई ख़ास हथियार भी नहीं थे। तो अगर आप प्लान कर रहे थे तो आप ऐसे ही नहत्ते मुँह उठा के चले गए, इदारों पर हमला करने आप जा रहे हैं और आपके पास कोई हाथ में हथियार तक नहीं है। उसके बाद हम ये सवाल बार बार उठाते हैं कि आखिर उस दिन पुलिस कहाँ थी, किसी ने उन मुजाहिरीन को रेड जोन में जाते, सेंसिटिव एरियाज़ में जाते हुए रोका क्यों नहीं? किस तरह से ये लोग आराम से इतनी दूर पैदल चलते चले गए और किसी ने उन्हें नहीं कहीं पे रोका? कोई बंदा नज़र नहीं आया पुलिस का, ना कोई चौकी नज़र आई किसी जगह पर, सिक्योरिटी कहाँ थी उस दिन, तो क्यों उन्हें जाने दिया गया वहाँ तक? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके साथ साथ ये कि चलिए जो उस दिन हो गया सो हो गया, मान लिया वो किसी हिकमत अमली के तहत भी हो, तो उसके बाद भी बहुत सारे सवालात हैं। सवाल तो उठते हैं कि आखिर इतने दिन गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, अब तक कंप्लीट चालान क्यों नहीं पेश किए जा सके, अब तक ये मुकदमात आगे क्यों नहीं बढ़ सके? अगर इतने ही सॉलिड शवाहिद थे तो अब तक तो फिर सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो प्रॉपरली ट्रायल का आगाज़ तक नहीं हो सका। तो इसकी क्या वजूहात है? अगर इतना ही सॉलिड आपका इन्वेस्टिगेशन सारा पूरा जो एक मवाद है आपके हाथ में है, तो फिर इसके बाद देर किस बात की है? और फिर उसके बाद और भी कई सवालात हैं। मसलन अगर आप सिर्फ हम यही कहते हैं कि जी 9 मई पर अटैक करने का ही मामला था, तो फिर ये सिर्फ बता दीजिए कि आखिर क्या वजह है कि मुराद रास जेल से बाहर हैं लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अंदर हैं। इसी तरह से अंदलीब अब्बास साहिबा जेल से बाहर हैं, लेकिन खदीजा शाह साहिबा जो उसी गाड़ी में मौजूद थी वो जेल के अंदर हैं, उनकी ज़मानत तक नहीं हो रही। फिर क्या वजह है कि फ़याज़ चौहान साहब तो बाहर प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हसन नियाज़ी जो हैं वो इस वक्त इवन मिलिट्री की तहवील में हैं? तो अगर ये सब लोग मुलविस थे, इन सब की कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जो हमने पहले इस पर एक सुनी भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें डिटेल से बताया गया था कि इनकी कितनी कितनी कॉल्स ट्रेस हुई हैं जी, ये आपस में कनेक्टेड थे, ये कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत जा रहे थे। तो फिर जो आपस में कनेक्टेड थे, जिनकी कॉल्स थी, उनमें से आधे लोग पकड़े हुए हैं, तो आधे लोग दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? फिर वो किस तरह क्लियर हो गए हैं? उनकी क्लियर होने का क्या सबूत है? वो कम से कम वो सबूत ही आके बता दें। तो ये सारे सवालात ऐसे हैं जो कि अभी पीछा कर रहे हैं, आंसर इनके अभी नहीं मिले हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ये साबित कर रहे हैं कि पीटीआई इसमें एक सियासी जमात के तौर पर बाकायदा प्लानिंग के तहत मुलविस थी, तो फिर आपको ये साबित भी करना होगा कि जो लोग इसको छोड़ के गए हैं उनको किस बात के ऊपर माफ़ी मिली है।
मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।